हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनेल्स के बारे में, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से मैंने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनेल्स लिया है। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइए जानते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये आपका मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, जैसा कि मैंने आपको उस डायग्राम में दिखा रखा था। सेकंड पॉइंट है आपका लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब सीड्स। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब सीड्स का एक लार्ज नेटवर्क बना होता है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा रखा है। आप एक बार उस डायग्राम को ज़रूर देखना जो मैंने एक एनिमल सेल का दिखा रखा है आपको। थर्ड पॉइंट है वन साइड इज़ कनेक्टेड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर साइड कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्टेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी साइड इसकी कनेक्टेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इस तरीके से ये आपका एक नेटवर्क चैनल का काम करता है। ये टू टाइप्स का होता है, RER और SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके सरफेस पर, एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पर जिस पर आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसीलिए ये कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स, जहाँ पर प्रोटीन आपका सिंथेसिस होता है यानी कि बनता है। अब बात करते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फर्स्ट पॉइंट इसका है राइबोसोम्स एब्सेंट। इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स आपका एब्सेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ। जब राइबोसोम्स नहीं होता है इसके सरफेस पर तो ये दिखेगा कैसा, स्मूथ दिखेगा। इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। लेकिन ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर राइबोसोम्स होता है इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसे स्मूथ क्यों कहते हैं, तो इसे स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। क्योंकि यहाँ पर लिपिड्स का मतलब फैट्स वगैरह से, यहाँ पे फैट्स वगैरह बनता है और स्टेरॉइड्स वगैरह बनते हैं जो कि एक हार्मोन वगैरह को। तो इस तरीके से ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे लिपिड्स वगैरह होता है और स्टेरॉइड्स होते हैं। और दूसरी तरफ आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। फर्स्ट RER का मैंने बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड SER सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। ये क्या तैयार करता है, ये किसके रूप में होता है, नेटवर्क के रूप में होता है ये। जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम में, इस डायग्राम को इस तरीके से बना के दिखाया था। और इसमें जो आपका ये न्यूक्लियस था, ये पूरा न्यूक्लियस था, और इसके बाहर जो इस तरीके से ये आपका नेटवर्क बना रहा था ये, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपका क्या कर रहा है, एक नेटवर्क सिस्टम को फॉर्म करता है। फोर्थ पॉइंट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था ये रहा साइटोप्लाज्म और आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और ये रहा आपका न्यूक्लियस।
ये रहा आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये क्या काम कर रहा है, ये चैनल्स का काम कर रहा है। और तो आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सर्व करता है, एक चैनल की तरह काम करता है ये, और ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को, भेजने का काम करे। अगला काम क्या होता है इसका, डिटॉक्सीफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये क्या करता है, जो भी पॉइजन्स है, मतलब कोई जहरीली चीज़ है या फिर ड्रग्स है, कोई दवाइयाँ वगैरह हैं, तो उनको ये क्या कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है तुरंत का तुरंत। 6 पॉइंट है आपका, यानी कि उसका पॉइज़न और ड्रग्स वगैरह की जो एक तरह से स्ट्रेंथ को कम कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है एक तरह से, तो डिटॉक्सीफाई कर देना। 6 पॉइंट है, प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज अ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स आपका हार्मोन्स और एंजाइम की तरह काम करते हैं यहाँ पे, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम बात करेंगे, ये आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं। अब हम सेकेंड ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, जो कि है आपका गोल्जी एपारेटस। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, ये होता क्या है कि दे आर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेजल्स। तो इसमें क्या होता है, ये किससे मिलके बने होते हैं, सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि गोल्जी एपारेटस भी आपके इस तरीके से यूं करके आपका, और ये आपका, ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसमें फ्लूइड फिल्ड वेजल्स होते हैं। इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, ये आपका ये फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लैटेंड सिस्टर्न क्लोज सैक, और इसमें एक पैकेट के फॉर्म में, सपोज करो ये जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर लेता है, तो ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, गोल्जी एपारेटस को। फिर गोल्जी एपारेटस जो भी और किसी दूसरे ऑर्गेनल्स को जब भेजेगा, या सेल्स को भेजेगा किसी दूसरे ऑर्गेनल्स के लिए, तो वो क्या करेगा, एक पैकेट के फॉर्म में उसे इकट्ठा कर लेगा और फिर उसे भेजता है। तो वही है कि फ्लैटन सिस्टर्न क्लोज्ड सैक, और उसे पैक करके उसे अपने में स्टोर कर लेगा। एंड वैक्यूल्स, और इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स, यानी ये जो आपका ब्लैंक जो दिख रहे हैं ना, ये आपके वैक्यूल्स टाइप के। तो इस तरीके से गोल्जी एपारेटस इन सारी चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। सेकेंड पॉइंट है, प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। अब ये कहाँ होता, कहाँ है, ये प्रेजेंट होता है आपका नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस एनिमल। ये आपका न्यूक्लियस है, ये एनिमल का ही मैंने बना रखा है, और इसके पास में ही होता है, मैंने आपको उस डायग्राम में भी दिखा रखा है। तो इस तरीके से ये आपका गोल्जी एपारेटस है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका सिस्टर्न अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। और जो सिस्टर्न होता है, ये जो क्लोज सैक है, यानी कि ये इसमें जो कुछ भरा हुआ है, फिल्ड हो रखा है ये, ठीक है, एक पैकेट के फॉर्म में। तो इसमें ये क्या करेगा, अरेंज करेगा पैरेलल टू ईच अदर, यानी अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है। ये सिस्टर्न जो होती है ना, जो आप ये देख रहे हो ना, लेयर सी बनी हुई है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सिस्टर्न होती है। तो गोल्जी एपारेटस इस तरीके से आपका मतलब आप देखने में इस तरीके का लगेगा। अब हम जानेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। चलिए जी, अब हम जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। ओके, तो बच्चों अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपारेटस, यानी कि गोल्जी एपारेटस के फंक्शंस के बारे में कि काम क्या करता है। तो पहला ही इसका काम क्या है, मेन जो फंक्शन है गोल्जी एपारेटस का, सीक्रेशन का, सीक्रेटरी का काम है इसका, कि किस सेल ऑर्गेनल्स को क्या भेजना चाहिए, या किस सेल के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, तो ये उनको भेजने का काम करेगा, सीक्रेटरी का काम करेगा एक तरह। सेकेंड है आपका, इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल एंड dispatches them such as plasma membrane and lysosomes etc.
ये क्या करता है, पैकेजेस करता है, मटेरियल्स को पैकेजेस करता है, मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, जो सेल में आपका होता है, और उसको डिस्पैच करने का काम करता है। देम सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स, जैसे कि किन को डिस्पैच करता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स को जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिससे ये बनते हैं, जो उनकी नीड है, तो उस नीड को फुलफिल करने का काम गोल्जी एपार्टस ही करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स और सीक्रेटरी वेसिकल्स व्हिच कंटेन सेलुलर सीक्रेशन, एग्जांपल्स एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलानिन पिगमेंट एसेट्रा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, क्या किन किन चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, वैक्यूल्स को, सीक्रेटरी वेसिकल्स को, जिसमें क्या होता है, सेलुलर सीक्रेशन होता है। अब इसमें सेलुलर सीक्रेशन का मतलब उनमें क्या क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, सेलुलोज होता है, मेलानिन पिगमेंट्स होता है एसेट्रा। यानी कि इन्हीं चीज़ों का ये पैकेजेस बना के, ठीक है, मटेरियल तैयार करके, सिंथेसाइज करके, और सेल के अंदर जिन जिन सेल ऑर्गेनल्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिनसे वो बनते हैं, उनको वो भेज देता है। जैसे इट इज ऑल्सो, फोर्थ पॉइंट इसका, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये किन किन को बनाने का काम करता है, सेल वॉल। अब सेल वॉल जैसे जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है, ये सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। तो ये सेल वॉल भी आपकी सपोज करो सेल्यूलोज से बनी हुई है, तो सेल्यूलोज जो है आपका, ये कौन भेजता है, गोल्जी एपार्टस ही भेजने का काम करता है। तो इसी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे बनती है, प्रोटीन से बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रोटीन को भेजने का काम कौन करेगा, गोल्जी एपार्टस करेगा। देखो सिंथेसाइज वगैरह जो होती है वो तो हो जाती है आपकी राइबोसोम्स वगैरह, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ था, इन सब से जब लिपिड्स हो गया, ठीक है, जो कि आपका एसईआर कर रहा था, और राइबोसोम्स हो गया जो कि आरईआर कर रहा था, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड्स का सिंथेसाइज कर रहा था। तो वहाँ से फिर क्या होता है, ये गोल्जी एपार्टस के पास जाती है ये चीज़ें। गोल्जी एपार्टस क्या करता है, अपने अंदर सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। सपोज अगर कोई सेल ऑर्गेनल सेल्यूलोज का बना हुआ है, तो वो उसको सेल्यूलोज ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और अगर कोई सपोज करो प्रोटीन्स का बनता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो उसको प्रोटीन भेज देगा। तो इस तरीके से सेल को मैन्युफैक्चर करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है गोल्जी एपार्टस का। यानी अगर एक सेल को तैयार करना है, उसके सेल ऑर्गेनल्स को क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सेलुलोज चाहिए, मेलानिन पिगमेंट जिसकी वजह से कलर आता है, ठीक है। एनिमल में मेलानिन ही होता है जिससे कलर अलग अलग होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। तो ये सब के कौन भेजता है, कौन ट्रांसफर करता है, गोल्जी एपार्टस करता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे सिंथेसिस करना है सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर लाइसोसोम्स को, इन सब में इन्वॉल्व कौन होता है, गोल्जी एपार्टस होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में ये आपका जो फ्लूइड लाइक आपका एक्वस बेस्ड सॉल्यूशन था, साइटोप्लाज्म में ही साइटोसॉल होता है, तो वो आपका क्या होता है, एक्वस बेस्ड सॉल्यूशन होता है। यानी कि मैंने बताया था जैसे कि पानी सा भरा हुआ है, तो वही साइटोप्लाज्म। तो उसी में ये चीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन, लाइसोसोम्स, यानी कि अलग अलग जगह होता है लाइसोसोम्स। तो सेकंड पॉइंट है इसका, ईच लाइसोसोम्स इज स्मॉल वेसिकल सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन एंजाइम्स। मतलब हर जो आपका लाइसोसोम्स है, हर लाइसोसोम्स बहुत छोटे छोटे वेसिकल से और सिंगल मेम्ब्रेन से, छोटी छोटी उसकी वेसिकल्स होती हैं, वो किससे सराउंडेड होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से, और उनमें क्या पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है। लाइसोसोम्स में क्या पाया जाता है,
आपका एंजाइम पाया जाता है और सिंगल मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है आपका लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके द्वारा बनी होती है? ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं ये आपके बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने क्या बताया था कि राइजोसोम्स इसमें सिंथेसिस होता है। राइजोसोम्स क्या करता है? राइजोसोम्स आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एंजाइम्स जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे वो किसके बने होंगे? प्रोटीन्स के बने होंगे। फोर्थ पॉइंट है दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये एंजाइम्स जो आपके RER के बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिंग करने में कैपेबल होते हैं और ब्रेकिंग डाउन ऑल जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं आपके जिनमें कार्बन्स होते हैं, जिनमें कार्बन कंटेनिंग होते हैं, तो वो सारे के सारे ब्रेकिंग डाउन मतलब उन्हें तोड़ने का काम कौन करता है? यही एंजाइम करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिंग का भी काम करते हैं और ब्रेकिंग डाउन का भी काम करते हैं, चाहे वो हर प्रकार का वो भी कौन सा? ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि कार्बन कंटेन होता है। तो आइए अब हम समझते हैं लाइसोसोम्स को। जैसे हमने समझा था कि लाइसोसोम्स क्या था, अब हम समझते हैं उसके फंक्शंस को, ये काम कैसे करता है। तो लाइसोसोम्स जो होता है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, जब सेल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, जब सेल गेट्स डैमेज और सेल जो डैमेज हो जाते हैं, इट मे बस्ट, वो फट सकते हैं, एंड द एंजाइम्स ईट अप देयर ऑन सेल, और इस तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं, अपने ही सेल को खा लेते हैं, और इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैक्स ऑफ अ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बस्ट हुए या डैमेज हुए जितने भी सेल्स होते हैं उनको ये क्या करता है? खुद ये ईटअप कर लेता है, और इसकी वजह से इसे सुसाइडल बैक्स ऑफ अ सेल कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, लाइसोसोम्स ऑल्सो रिमूव द बॉर्न आउट एंड poorly working cellular organelle by digesting them to make way for their new replacements। इसका मतलब बच्चों जो लाइसोसोम्स होता है वो रिमूव कर सकता है, यानी कि जो सेल पुराने हो जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते हैं, यानी कि सड़ गल जाते हैं एक तरह से कह सकते हो, तो एंड पुअरली वर्किंग, जो सेलुलर ऑर्गेनल्स में काम ही नहीं करते हैं, मतलब बहुत पुराने हो जाते हैं, मतलब वो वर्किंग में नहीं रहते हैं, तो वो अपने ही द्वारा क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको, खुद वो क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सुसाइडल बैग है तो इसका डाइजेस्टिंग का काम तो है ही, तो वो उनको क्या कर लेगा? खुद डाइजेस्ट कर लेगा, और इस तरीके से देयर न्यू रिप्लेसमेंट, और उनकी जगह वो नए सेल्स को रिप्लेस कर देता है। यानी जो पुराने सेल्स हैं ख़राब हो गए उनको तो डाइजेस्ट कर लेगा खुद, और नए सेल को रिप्लेसमेंट कर देगा। इट्स फॉर्म अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, और इस तरीके से ये एक रूप है किसका? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का। सेल के गार्बेज यानी कि जैसे जो कचरा वगैरह डस्टबिन में हम फेंकते हैं, तो वो एक तरीके से वो उसको क्या कर लेता है? जितने भी डैमेज या पुअरली वर्किंग जो कर रहे हैं सेल, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि निकाल देगा उन्हें। लाइसोसोम, थर्ड पॉइंट है, लाइसोसोम सर्व्स एज इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हैंस इट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। तो इसीलिए लाइसोसोम्स क्या करता है? इसका एक काम ये भी है कि ये इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है जितने भी सेल के अंदर कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट करने वाली होगी तो ये उनको डाइजेस्ट कर लेगा। कोई भी जो पुरानी चीज़ जो होगी, जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा था ना कि जो पुअरली वर्किंग होगी या फिर सड़ गल गई होगी या जो सेल बेकार हो जाते हैं, उनको ये क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा, और इस तरीके से इट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। और इन्हें इसीलिए इसे अब ये क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करते हैं? जो भी कोई भी फॉरेन मटेरियल
आपका बाहर से कोई भी मटेरियल आता है, एंटर करता है जो सेल में, उसको ये क्या कर देते, डिस्ट्रॉय। यानी कोई बाहरी अगर कोई भी मटेरियल आता है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, इस तरीके का कोई भी फॉरेन मटेरियल जब सेल में एंटर करता है तो ये उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से मतलब एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बाहर से मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस आ रहा है तो वो इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा सेल पर, क्योंकि ये उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे काम देखे हमने किसके, लाइसोसोम्स के बारे में। अब बच्चों हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है और अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और ये है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवलप। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड होता है किसके द्वारा, डबल मेम्ब्रेन एनवलप के द्वारा, यानी डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है। सेकंड है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका ना तो बैक्टीरिया में होता है और ना ही मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में होता है। जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी होता है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, यानी कि पाया नहीं जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यानी सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सेल को एनर्जी मिलती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया से। फोर्थ पॉइंट है, इट हैज़ ऑन राइबोसोम्स अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स मैंने बताया था क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो यानी इसका खुद का होता है ये अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, और डीएनए भी होता है, और डीएनए तो पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ भी होती है, और फॉस्फेट व ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के। पहला फंक्शन है इसका, यानी इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल रेस्पिरेशन की ये साइट है, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब फूड वगैरह एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ देखने को मिलती है हमें कि ये क्या करता है, जब एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, दे लिबरेट एनर्जी। इसका मतलब ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। थर्ड पॉइंट है, दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड लिबरेट CO2। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को तो कंज्यूम करता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। और जब ह्यूमन भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि ये हम भी जब रेस्पिरेशन में, मतलब एक ह्यूमन बींग्स में जब रेस्पिरेशन होता है तब ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और CO2 लिबरेट होती है। फोर्थ पॉइंट है, दे एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, और ATP को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ये यूज़ की जाती है सेल के द्वारा। यानी कि अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल तो है ही, लेकिन ये एनर्जी किसके फॉर्म में, यानी कि इसे करेंसी भी कह सकते हो आप ATP को, कि ये एक तरह से सेल करेंसी होती है, और यही एनर्जी कैरियर भी कहलाता है। कौन, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को। तो ये क्या करता है, इसे एनर्जी कैरियर भी कहा जाता है, यानी पूरे सेल के अंदर जो एनर्जी को ले जाने का काम ATP के फॉर्म में ही होता है। फिर आपकी बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स। ये अपनी प्रोटीन्स को बनाने में सक्षम होता है, ये अपने प्रोटीन खुद बनाता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया।